डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात की थी नेशनल पार्टीज़ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे रीजनल पार्टीज़ या स्टेट पार्टीज़। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर दोहरा दूं कि जो ये रीजनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज़ होती हैं कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली का या स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो जिस पार्टी को टोटल वोट्स का 6% वोट मिलते हैं या कम से कम वो पार्टी 2 सीटें जीतती है तो वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है। और जो मतलब नेशनल पार्टीज़ है, नेशनल पार्टीज़ के लिए ये है कि लोकसभा के लिए जो इलेक्शन होता है तो उसमें कम से कम टोटल वोट्स का 6% अगर वो पार्टी लेगी या कम से कम वो 4 सीटें जीतेगी तो वो रिकॉग्नाइज होती है एज ए नेशनल पार्टीज़। तो आज हम बात करेंगे किसकी? स्टेट पार्टीज़ की। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज़ हैं, तो उन पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ कहा जाता है। तो ये पार्टी जो होती हैं ये अपनी अपनी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ती हैं। तो ऐसा भी होता है कि ये पार्टी जो होती स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं तो 96 तक ऐसी मतलब बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो यूपीए में उन्होंने अलायंस के तौर पर कोलिशन गवर्नमेंट में का वो हिस्सा रही। तो बहुत सारी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो ये जो समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है तो नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। इसमें से कुछ पार्टीज है जैसे बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, कंसर्न्स अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। तो over the last 3 decades the number and strength of these parties have expanded। तो 2014 से पहले जो तमाम रीजनल पार्टियाँ थी, कुछ रीजनल पार्टियाँ तो वो जो मरकज़ में हुकूमत बनती थी उनका हिस्सा रही हैं। तो आज हम इसी में बात करेंगे कि कल हमने बात की थी कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें 7 पार्टियां जो थी उनको नेशनल पार्टी करार दिया गया था। जैसे हमने बात की थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM जिसको हम कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इसकी बुनियाद पड़ी 1998 में। तो बहुजन समाज पार्टी की जो बुनियाद है, ये बहुजन समाज पार्टी की जो 1984 में कांशीराम ने इसकी बुनियाद डाली। तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में भारतीय, इससे पहले भी ये 1951 में पार्टी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, तो इसकी बुनियाद जो है 1925 में पड़ी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है 1964 में इसकी बुनियाद पड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में इसकी बुनियाद पड़ी। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है 1999 में इसकी बुनियाद पड़ी। तो आज हम बात करेंगे किसकी? जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इसकी बुनियाद
1939 में पड़ी। तो यहाँ दूसरी पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी बनाया 1999 में पड़ी। राष्ट्रीय लोकदल 1998, समाजवादी पार्टी 1992। तो इसके बाद हमारे पास जनता दल यूनाइटेड 1999, लोक जनशक्ति पार्टी है, 2000 में इसकी बुनियाद पड़ी। राष्ट्रीय जनता दल 1998 में इसकी बुनियाद पड़ी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2009 में। आसाम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। तो इसके बाद बात करेंगे आम आदमी पार्टी, इसकी बुनियाद 2012 में पड़ी। इसकी आजकल दिल्ली में हुकूमत भी है और इसका इन्फ्लुएंस जो है पंजाब में भी ये पार्टी मौजूद है। श्रोमणी अकाली दल ये पंजाब की पार्टी है। तो इसमें इसकी बुनियाद तकरीबन 1920 में पड़ी। हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल 1977 में पड़ी। तो इसके बाद हम बात करेंगे जैसे सिक्किम में पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993 में इसकी बुनियाद पड़ी है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 में इसकी बुनियाद पड़ी है। तो अरुणाचल प्रदेश में पार्टी है जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में पार्टी है नागा पीपल्स फ्रंट, और मणिपुर में भी ये है। तो इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना है, इसकी बुनियाद 1966 में पड़ी है। महाराष्ट्र निर्वर्ण सेना 2006 में इसकी बुनियाद पड़ी है। तेलंगाना में की बात करेंगे हम, तो इसमें तेलंगाना में जो है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 2001, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, और केरला में भी है ये। तो केरला में जैसे केरला कांग्रेस 1964 में इसकी बुनियाद पड़ी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 में इसकी बुनियाद पड़ी है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी पार्टी जैसे मिज़ोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिज़ोरम में है 1972 में। मिज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी 1979। मिज़ो नेशनल फ्रंट 1961 में। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है यहाँ। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और इन केरला में भी ये है। हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है यहाँ। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर में भी है। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में इसकी बुनियाद पड़ी, ये तेलंगाना में भी है। तो YSR कांग्रेस पार्टी 2011 में इसकी बुनियाद पड़ी, तो ये इसमें भी है। ये हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये तेलंगाना में भी है। तो अगर हम ये इसकी बात करें पांडिचेरी की, तो ऑल इंडिया NR कांग्रेस 2011 में बुनियाद पड़ी। पटाली मक्कल कटची 1990 में इसकी बुनियाद पड़ी। तो तमिलनाडु की बात करेंगे ऑल इंडिया अन्ना DMK 1972 में इसकी बुनियाद पड़ी, तो ये पांडिचेरी में भी है। ट्रेवडा मिंत्रा केजागम 1949 में इसकी बुनियाद पड़ी, ये पांडिचेरी में भी है।
तो अब हम बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन कौन से चैलेंज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पार्टीज के अंदर जो है उसमें क्या है, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। तो कौन सी कमी ये है कि पार्टी के जो चंद लीडर होते हैं, टॉप लीडर होते हैं, तो वो ही पार्टी की बागडोर संभालते हैं। तो जो आम कार्यकर्ता होता है पार्टी का या दूसरा ये मेंबर होते हैं पार्टी के, तो उनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं होती है कि पार्टी में क्या हो रहा है, कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो उससे बेखबर होते हैं। तो ये सबसे पहला चैलेंज है। द फर्स्ट चैलेंज इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो और जो चंद लीडर होते हैं पार्टी में, जो क्या करते हैं, जो पार्टी में रूल करते हैं, और जो दूसरे मेंबर्स वगैरह होते हैं, दूसरे पार्टी के वर्कर्स होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता है कि पार्टी में क्या कुछ हो रहा है, कौन से फैसले लेने हैं। तो इसके बाद सेकंड चैलेंज जो है, द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। तो जो पार्टी की कमान होती है, पार्टी की कमान, तो वो जो कुछ चंद लीडर होते हैं, या मतलब जो ख़ानदानी एतबार से, जैसे एक ही ख़ानदान के कुछ अफराद के हाथ में उसकी बागडोर होती है। तो तीसरा चैलेंज जो है, ग्रोइंग ऑफ रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। इलेक्शन के दौरान ये होता है कि पार्टी का फोकस ये होता है कि हम क्या करें, इलेक्शन जीतें। तो इलेक्शन जीतने के लिए वो शॉर्टकट तरीके अपनाती है, शॉर्टकट तरीके अपनाती है। उसके लिए वो उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है जिनके पास असर रसूख होता है, जिनके पास पैसा होता है, और जो अमीर लोग हैं और जो कंपनीज हैं वो पार्टीज को फंड्स देती हैं। तो फिर वो उस पार्टी की जो पॉलिसीज होती हैं उस पे आस्ता आस्ता वो असरअंदाज होते हैं। तो उसके बाद फोर्थ चैलेंज जो है, द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो ये जैसे हम बात करेंगे कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है ब्रिटेन में, तो उनके जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस थोड़ी सी है कि जो ये पॉलिसीज़ हैं इनको फ्रेम कैसे करना है और इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अब हम करेंगे कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। तो इन पार्टीज में सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो सुधार लाने के लिए जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट क्या की गई, जो एमपीज़ के लिए और एमपीज़ के लिए जो पार्टी बदलते थे, इलेक्शन जीत के फिर पार्टी बदलते थे, किसके लिए, या तो मिनिस्टर बनने के लिए या तो कैश के लिए। तो उसके लिए ये अमेंडमेंट की कि अगर कोई एमपी या एमएलए इलेक्शन जीत के फिर इलेक्शन ये मतलब ये करेगा, पार्टी चेंज करेगा, तो उसकी जो वो सीट है वो चली जाएगी। तो इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट पासड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो ये हर किसी जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूरी करार दिया गया है कि उसको एक एफिडेविट देनी है। एफिडेविट में उसको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल बतानी है और उस पर कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग है वो सब कुछ उसको उसमें लिखना है। तो नंबर 3 जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी भरें। तो इसके अलावा